फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आप सभी को लक्ष्य लॉ अकेडमी की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आज के इस वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की जो सीरीज कर रहे थे, यानी कि इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स की, तो उसी सीरीज में ये एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम ऑर्डर 31 से ऑर्डर 40 तक के इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, आप अपने लिसनिंग एंड लर्निंग मोड पर आ जाइए, अपना बैरेट उठा लीजिए, पेंसिल उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए टिक करना इम्पोर्टेंट रूल्स फ्रॉम ऑर्डर 31 टू ऑर्डर 40। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ऑर्डर 31। ऑर्डर 31 सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। ऑर्डर 31 की हेडिंग बस थोड़ा सा हम याद रख लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इस ऑर्डर में सिर्फ 3 रूल्स ही हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगाया हुआ है। अभी तक इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर 32 सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो पहले तो आपको इस ऑर्डर की हेडिंग याद रखना है कि अवयस्कों और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद कौन से ऑर्डर में बताए गए हैं, ऑर्डर 32, ये याद रखना है। उसके बाद इसका रूल 1 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आते हैं और आने की संभावना भी है, तो याद रखेंगे इस रूल को। माइनर टू स्यू बाय नेक्स्ट फ्रेंड, अवयस्क वाद मित्र द्वारा वाद लाएगा। डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी माइनर को वाद लाना है तो वो किसके थ्रू लाएगा, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको टिक करना होगा बाय नेक्स्ट फ्रेंड, वाद मित्र द्वारा। जब कोई भी पक्षकार नहीं, वादी पक्षकार जो होता है वो यदि माइनर है तो उसके बिहाफ में जो सूट लाने वाला पर्सन है उसको बोला जाता है वाद मित्र। इसी तरीके से अगर डिफेंडेंट पक्ष अगर माइनर है और उसके अगेंस्ट मतलब सूट लाया गया है तो उसके साइड से जो पर्सन होगा उसको बोला जाता है गार्जियन। या ये भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल 2, इसे आप स्किप कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल 2A भी छोड़ दीजिए। रूल 3, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट, अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति। रूल 3 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। रूल 3A, डिक्री अगेंस्ट माइनर नॉट टू बी सेट असाइड अनलेस प्रेजुडाइस हैज बीन कॉज्ड टू हिज इंटरेस्ट, अवयस्क के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास्त न किया जाना जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इस पर मैंने टिक नहीं किया है, लेकिन हम चाहें तो एक बार इसको रीड कर सकते हैं, मे बी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल 4, हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट, कौन वाद मित्र की हैसियत में कार्य कर सकेगा या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम रीड करेंगे एक बार अंदर। रूल 8, 9 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। रूल 8, रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, वाद मित्र की निवृत्ति एंड रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, वाद मित्र का हटाया जाना। तो दोनों याद रखना है कि कब रिटायरमेंट होगा और कब उसे हटाया जा सकता है। देन रूल 10 छोड़ सकते हैं। रूल 11, रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ गार्जियन फॉर द सूट, वादार्थ संरक्षक की निवृत्ति, हटाया जाना या मृत्यु। इस रूल में हम इसको एक बार अंदर से रीड करेंगे, यहाँ आपको अंदर से ऑब्जेक्टिव बनेगा इसमें, तो आप रीड करिएगा इसे। इसके बाद रूल 12 एंड 13 स्किप कर सकते हैं। रूल 14 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अनरीजनेबल और इम्पॉर्टेंट सूट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी हमें याद रखना है। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो जिन रूल्स पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है वो रूल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, और जिन पर टिक मार्क किया है वो रूल्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। अभी तक क्वेश्चंस आए नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, इसलिए वो भी हमें पढ़ना है। बाकी आप चाहें जिन पर टिक नहीं है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम नज़दीक ही है तो आप ये इंपॉर्टेंट रूल्स ही पढ़कर जाएं जो मैं बता रही हूँ, तो आपका जो एग्जाम में सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बन जाएंगे ज़्यादा प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है 32A,
सूट रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली, कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों के संबंधित वाद। तो इसकी सबसे पहले आपको हेडिंग याद रखनी है कि फैमिली से रिलेटेड, मैटर्स से रिलेटेड ऑर्डर्स कौन सा है, तो ऑर्डर 32A। देन इसमें टोटल 6 ऑर्डर्स हैं। तो ये ऑर्डर्स नॉर्मली देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इनको रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको कभी कभी मेंशन करना पड़ता है, तो इसलिए हम एक बार इसको रीड कर लेंगे। तो ऑर्डर 32A का रूल 1, 2, 4 एंड 6 तो हम रीडिंग करेंगे ही। रूल 1 एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्डर। रूल 2 प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा, कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रिलिमिनरी में भी, कि अगर फैमिली से रिलेटेड मैटर्स हैं तो कहाँ बताया गया है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा होंगी, मतलब बंद कमरे के अंदर होंगी। तो ये आपको मिलेगा ऑर्डर 32A रूल 2 में। देन असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। देन 6 फैमिली का मीनिंग, कुटुंब का अर्थ। सो ये आपके रूल 6 हो गए। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर 33 सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इवन इंटरव्यू से भी आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस ऑर्डर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये ऑर्डर का रूल 1 इंपॉर्टेंट है। सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे। तो आपको इसको अंदर अच्छे से रीड करना है कि इसमें क्या कंडीशंस बताई हैं, कौन निर्धन व्यक्ति है, ये सारी चीज़ें आपको इस रूल में पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो पहले तो आपको ऑर्डर 33 हेडिंग बाय हेडिंग याद रखना है कि निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, इससे रिलेटेड प्रावधान किस ऑर्डर में दिए हैं, तो ऑर्डर 33 में दिए हुए हैं। ऑर्डर 33 प्रोवाइड्स अबाउट प्रोविजंस रिलेटिंग टू सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। आगे बढ़ते हैं इसके और रूल्स की तरफ। देन इसमें रूल 1A इम्पॉर्टेंट है, रूल 2, रूल 3, रूल 4, इन सभी को आप रीड करेंगे, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच होगी, इंक्वायरी कैसे होगी, कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या कंटेंट होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, कैसे हम एप्लीकेशन को प्रेजेंट करेंगे, और एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन लगाई है टू कि मुझे एज इंडिजेंट पर्सन सुना जाए, तो उस पर्सन को कैसे एग्जामाइन करेगा, ये कंडीशन आपको पढ़ने मिलेगी। तो इसको आपको एक बार रीड करना है। देन रूल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन का नामंजूर किया जाना। क्या कंडीशन है जब आवेदन का नामंजूर किया जाएगा, तो आप इसको एक बार अंदर पढ़ेंगे। रूल 6 इंपॉर्टेंट है। नोटिस ऑफ डे फॉर रिसीविंग एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट इंडिजेंसी, मतलब इसे आप एक बार रीड कर लीजिए, छोड़ना नहीं है, बस एक बार रीड जरूर करेंगे हम कि यदि क्वेश्चन आ गया तो हमसे बन जाए। बाकी इसमें रूल 1 एंड रूल 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रूल 8 प्रोसीजर इफ एप्लीकेशन एडमिटेड, यदि आवेदन ग्रहण कर लिया जाए तो प्रक्रिया, जस्ट एक प्रोसीजर है इसलिए रीडिंग करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विड्रॉल ऑफ परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण। देन उसके बाद रूल 9A स्किप कर देंगे। रूल 10 इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स, जहां निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहां खर्चे, कि यदि उसने एज इंडिजेंट पर्सन सुने जाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है, मतलब वो क्या हो गया, उसका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो सफल हो गया, मतलब सक्सीड हो गया। तब फिर उसके जो खर्चे हैं वो कौन देगा, या जीत गया, जब उसने एज इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल किया और उस सूट में वो जीत गया, तब फिर खर्चे कौन देगा, ये आपको यहाँ पर पढ़ने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रूल 10 के बाद रूल 11 to 13 हम छोड़ देंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रूल 14 एक बार हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस है, तो यहाँ पे कलेक्टर कर रहा है, तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर पूछें कि ऑर्डर 33 जो निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद है या सूट बाय इंडिजेंट पर्सन है, तो व्हेन कोर्ट फीस रिकवरी की बात आती है तो कौन करता है, तो कलेक्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखना है, इसलिए मैंने यहीं पर लिख लिया कलेक्टर। तो ऑर्डर 33 रूल 14 के अंतर्गत कोर्ट फीस की वसूली कौन करता है, कलेक्टर। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। फिर देन आगे बढ़ते हैं। रूल 15 to 17 छोड़ सकते हैं, इन्हें स्किप कर देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है
वो है रूल। नेक्स्ट रूल इस ऑर्डर का है रूल 18, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिजेंट पर्सन। निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। तो ये रूल भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सो याद रखना है ये रूल हमें कि इंडिजेंट पर्सन्स को फ्री लीगल सर्विस के बारे में प्रोविजन कहाँ बताया गया है, तो ऑर्डर 33 रूल 18। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर 34, सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्टगेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में वाद। ये है हमारा ऑर्डर 34। इसकी थोड़ा सा आपको हेडिंग याद रखनी है कि अगर वो पूछें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्टगेज से रिलेटेड सूट से रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर 34। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके रूल 2 पर सर्किल बना हुआ है, तो रूल 2 इंपॉर्टेंट है, इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। हेडिंग से क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम में हमारा फ्रेम होता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री इन फोरक्लोजर सूट। तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि आपको बताना होता है कि आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा किसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है, इन विच टाइप ऑफ सूट प्रिलिमिनरी डिक्री में बी पास्ड। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो यहाँ से आपको इस ऑर्डर से पता चलता है। जैसे कि रूल 2 में बताया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री इन फोरक्लोजर सूट, तो आपको एक ऑप्शन रहेगा फोरक्लोजर सूट, तो आपको टिक करना होगा कि फोरक्लोजर सूट में प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है, प्रोबंधवाद में प्रारंभिक डिक्री पारित होती है। देन फिर उसके बाद 4 देखिए, प्रिलिमिनरी डिक्री इन सूट फॉर सेल, विक्रयवाद में प्रारंभिक डिक्री भी पारित होती है। तो इसमें आपको अंदर पढ़ना है कि कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में विक्रय की बात कर रहे हैं जहां पर प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है। देन रूल 7 देखिए, प्रिलिमिनरी डिक्री इन रिडेम्पशन सूट, मोचन के बाद में प्रारंभिक डिक्री। तो सेल से रिलेटेड सूट्स में प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है, फोरक्लोजर सूट में प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है, और आपका रिडेम्पशन सूट में भी प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनते हैं, या तो आपको चारों ऑप्शन ऐसे देंगे जिन सभी में, 3 ऑप्शन ऐसे देंगे जिन सभी में प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है, तो 4th ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव, या किसी एक में होगा तो आपको उस एक पर टिक करना है। तो आपको याद रखना है, यहीं पर याद कर लीजिए कि फोरक्लोजर सूट में प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है, रिडेम्पशन सूट में प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है, और सेल में भी प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है। प्रोबंधवाद में, मोचन के वाद में और विक्रय के वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित होती है। रूल ऑर्डर 34 रूल 2, रूल 4, रूल 7। आगे बढ़ते हैं। रूल 8, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पे टिक नहीं है तो ये हम छोड़ सकते हैं। रूल 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारा जो है हम स्किप कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर में टोटल 15 ही रूल्स थे, जिसमें से हमें सिर्फ रूल 4, रूल 2 एंड रूल 7 ही याद रखना है कि कौन कौन से सूट हैं जिनमें प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है हेडिंग से ही। आप चाहें तो उनको एक बार अंदर भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 35, इंटरप्लीडर सूट, अंतराविवाची वाद। आपको पता होगा इंटरप्लीडर सूट हमने किस सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 88। तो आपको अलोंग विथ ऑर्डर सेक्शन भी याद रखना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां हमें सेक्शन भी याद रखना होती है और ऑर्डर भी याद रखना होता है। तो यहाँ से आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे कि किस सेक्शन में इंटरप्लीडर सूट बताया है, 4 ऑप्शन देंगे तो 88। फिर देन उसके बाद आपको ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर 35। तो ऑर्डर 35 प्लस सेक्शन 88 रिलेट्स टू इंटरप्लीडर सूट। तो अब इस ऑर्डर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर पूछ लेते हैं कि इंटरप्लीडर सूट से रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 34, 35, 36, 37। तो आपको टिक करना होगा ऑर्डर 35। देन रूल 1, प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट, जस्ट एक रीडिंग करना है हमें कि इंटरप्लीडर सूट में प्लेंट का क्या फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको पता पड़ेगा। 2, 3 आप छोड़ सकते हैं। रूल 4, प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग, पहली सुनवाई में क्या प्रक्रिया होगी, व्हाट प्रोसीजर कोर्ट में टेक इन दीज टाइप्स ऑफ सूट। सो ये आपको रूल 4 में पता चलेगा। देन रूल 5, एजेंट एंड टेनेंट्स में नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट। ये रूल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो डायरेक्ट आपको यही जो है ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा कि इंटरप्लीडर सूट या अंतराविवाची जो वाद है वो कौन संस्थित नहीं कर सकता। आपको 4 ऑप्शन देंगे तो याद रखना एजेंट एंड टेनेंट। एजेंट और टेनेंट, अभिकर्ता या अभिधारी जो होते हैं
वो कभी भी इंटर प्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकते। जिन्होंने सीपीसी की क्लासेस अटेंड की हैं उनको पता होगा कि व्हाट इज इंटर प्लीडर सूट। हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में इसको कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि अंतराविवादवाद कौन होता है। एक थर्ड पर्सन होता है जो सूट फाइल करता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन कभी भी एजेंट और टेनेंट नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है। ऑर्डर 35 रूल 5 बताता है कि एजेंट और टेनेंट कभी भी इंटर प्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकते। कुछ अंदर आपको कंडीशंस पढ़ने मिलेंगी, आप उनको अच्छे से एक बार रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर पे चलेंगे। ऑर्डर 35 में बस हमें सिर्फ रूल 5 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी रूल 1 और रूल 4 आपको एक बार जस्ट रीड करना और कोई रूल इसका पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 36। अगेन जैसा कि आप देखते हैं इस ऑर्डर पे क्रॉस लगाया हुआ है मैंने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऑर्डर है विशेष मामले से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, सो ये हम जो है स्किप कर सकते हैं। इस ऑर्डर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर आता है हमारा ऑर्डर 37, समरी प्रोसीजर। ऑर्डर 37 जिसमें टोटल 7 रूल्स हैं। तो इस ऑर्डर में आपको सबसे पहले तो हेडिंग याद रखनी है। इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। हेडिंग से क्वेश्चन बनता है कि संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित आदेश कौन सा है, विच ऑर्डर इज रिलेटेड टू समरी प्रोसीजर। सो ऑर्डर 37 याद रखना है आपको बाय ऑर्डर। देन उसके बाद इसका रूल 3 इंपॉर्टेंट है ओनली। प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया। यहाँ से जो है आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए ये रूल इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम पढ़ेंगे। बाकी इसके जो और रूल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 38, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की। ऑर्डर 38, इस ऑर्डर में टोटल 13 रूल है, तो जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डर। इसमें सिर्फ रूल 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आया है एक बार। प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी, जहाँ प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है, वहां प्रक्रिया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, तो आपको एक बार अंदर से रीडिंग करनी है। तो अंदर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो आपको पढ़ना है कि जब प्रतिवादी जो है वो कोई सिक्योरिटी भरने में या कोई फ्रेश सिक्योरिटी फर्निश करने में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तब फिर क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा रूल 4 में। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रूल 1 2 3 आप छोड़ सकते हैं, रूल 5 to 8 भी आपको छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं, रूल 9 भी छोड़ देंगे। रूल 10, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट टू अफेक्ट राइट्स ऑफ स्ट्रेंजर नॉर बार डिक्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल, निर्णय से पहले की गई कुर्की से ना तो पर व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित होंगे और ना विक्रय के लिए आवेदन करने से डिक्रीदार वर्जित होगा। रूल 10, तो इसको आप एक बार अंदर से रीड करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद रूल 11, प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रीअटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, निर्णय से पहले कुर्क की गई संपत्ति डिक्री के निष्पादन में पुनः कुर्क नहीं की जाएगी। इसमें ऑर्डर में आपको एक बार अंदर रीडिंग करना है कि क्या कंडीशन है कि निर्णय से पहले यदि कुर्क की गई संपत्ति है डिक्री के निष्पादन में फिर से कुर्क नहीं की जाएगी। तो ये एक रूल टाइप का बताया गया, प्रिंसिपल टाइप का, कि वेयर प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रीअटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कि ऑलरेडी जब उसका अटैचमेंट हो चुका है तो फिर डिक्री के एग्जीक्यूशन में उसको फिर से रीअटैच नहीं करवा सकते। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, तो हेडिंग याद रखनी है इसकी। उसके बाद रूल 11A छोड़ दीजिए। रूल 12 एंड 13 भी एक बार देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट, कृषि उपज निर्णय के पूर्व कुर्क नहीं होगी। डायरेक्ट हेडिंग आपको रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कृषि उपज निर्णय के पूर्व कुर्क की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती है। स्मॉल कॉज कोर्ट नॉट टू अटेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी,
रूल 13, लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा। और ऑलरेडी हम सभी को ये चीज पता है कि स्मॉल कॉज कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन काफी कम होता है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बहुत कम होता है, तो इस कारण इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश जो है स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं दे सकते। ये बहुत छोटे छोटे मैटर्स से डील करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर 39, टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, यहाँ से आपको मेंस में भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से रीड करना है इस ऑर्डर को आपको। आपको याद रखना है इस ऑर्डर में अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश। ऑर्डर 39 पहले हेडिंग याद रखना है, देन ये याद रखना है कि सबसे पहले जो इसमें रूल 1 से 5 तक है, तो रूल 1 to 5 डील्स विद अस्थायी व्यादेश यानी टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, रूल 1 to रूल 5। देन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से रिलेटेड रूल शुरू होंगे 6 से, जो कि आपके चलेंगे 6 to 10। तो टोटल इस ऑर्डर में 10 रूल्स हैं। तो शुरू के 5 रूल्स अस्थायी व्यादेश टेम्पररी इंजंक्शन से रिलेटेड हो गए, और बाकी के 5 6 से 10 हो गए आपके इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर अंतर्वर्ती आदेश से रिलेटेड। इसमें आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पूरे रूल्स पे सर्कल बना हुआ है रिलेटेड टू टेम्पररी इंजंक्शन, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर। सो आपको बिल्कुल याद रख लेना है सारे ऑर्डर्स की हेडिंग, अंदर भी सारा कुछ अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ से जो मेंस में आपको क्वेश्चन बनेगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से मिलाकर के, सीपीसी के प्रोविजन मिलाकर के कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी हम टेम्पररी इंजंक्शन से रिलेटेड सेक्शंस पढ़ते हैं, तो वहां से और इस ऑर्डर से रिलेटेड प्रावधानों को मेंशन करते हुए आपको अपने मेंस में आंसर राइटिंग करनी होगी। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको रूल 1, 2, 2A, 3, 3A, 4 एंड 5। ओके, रूल 2 जो है, रूल 2 में एमपी के अंदर अमेंडमेंट हुआ है एक, जिसमें एक प्रोविजो जोड़ा गया है सबसेक्शन 2 के बाद। तो ध्यान रखिएगा, जो रूल 2 है, भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रेपिटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। तो जब ये कंडीशन होगी कि रेपिटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच चल रहा है इंजंक्शन देने के बाद भी, तो फिर इसमें एक प्रोविजो जोड़ा गया है, जो प्रोविजो सिर्फ एमपी पर ही एप्लीकेबल है। देखिए मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिखा भी हुआ है कि एमपी अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो इस रूल में अमेंडमेंट हुआ है सबसेक्शन 2 के बाद जो है एक इसमें प्रोविजो जोड़ा गया है, तो ये प्रोविजो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है, सिर्फ एमपी पर एप्लीकेबल है। तो आपको याद रखना है कि ये प्रोविजो सिर्फ एमपी की बात कर रहा है। तो जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं जिनको देना है एग्जाम, तो वो इसको प्रोविजो को एक बार रीड जरूर करें। जो मेरे साथ मेरे ग्रुप्स में ऐड है वहां मैं इसकी पिक क्लिक करके शेयर कर दूंगी, और बाकी यूट्यूब पे कभी जब भी मौका लगेगा तो मैं एक बार इस रूल को एक्सप्लेन भी कर दूंगी। चलिए, तो उसके बाद फिर देखिए अगेन रूल जो 4 है, रूल 4 में भी मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ पर भी एमपी में जो है, एमपी में अमेंडमेंट हुआ है इस रूल में भी। तो जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं वो इस रूल को भी पढ़कर जाएं, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी रूल से क्वेश्चन आ जाता है। तो स्पेसिफिकली जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं जिनको एमपी सिविल जज देना है, तो वो रूल 4 भी पढ़े, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है एमपी में, जो सिर्फ एमपी में एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से रिलेटेड रूल्स। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स से रिलेटेड रूल्स हैं 6 to 10, जिसमें सिर्फ 6 जो आपका रूल है वो आपको पढ़ लेना है। पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल, अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। और आप चाहें तो रूल 7, 8, 9, 10 भी एक बार अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अगर क्वेश्चन बन गया तो, वैसे अभी 7 to 10 से प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि आप एक बार इस ऑर्डर को रीड कर लें, छोड़े ना। आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो का हमारा लास्ट ऑर्डर, ऑर्डर 40, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवरों की नियुक्ति। अगेन दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ऑर्डर के रूल्स हम देखेंगे अब जल्दी से। ये ऑर्डर एक बहुत ही छोटा ऑर्डर है, इस ऑर्डर में सिर्फ 5 रूल्स हैं। 5 रूल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से रूल 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल 1 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की, कि रिसीवरों की नियुक्ति। तो आपको देखना है, इसमें अंदर पढ़ना है
कि रिसीवरों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। और रिसीवर के तौर पे किसको नियुक्त किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इस रूल में पढ़ने के लिए मिलेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवरों की नियुक्ति, फिर देन उसके बाद रेम्यूनरेशन कि उनको क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि जो रिसीवर होता है, रिसीवर को अपने कार्य, अपने फंक्शंस, जो भी फंक्शंस रिसीवर करता है उसके बदले में उसको क्या मिलता है। तो आपको याद रखना है कि सैलरी नहीं मिलती है उसको, ना ही उसको कमीशन मिलता है, उसको रेम्यूनरेशन मिलता है। रिसीवर को जो पेमेंट मिलती है अपने काम के बदले में, उसको क्या वर्ड यूज किया गया है, पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन, ना कि सैलरी और ना ही कमीशन। ना तो कमीशन मिलता है ना सैलरी मिलती है, रिसीवर को हमेशा रेम्यूनरेशन मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। देन उसके बाद ड्यूटीज बताई गई हैं कि जो रिसीवर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या वो काम करेगा, इसको भी आपको अंदर से एक बार रीड करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट रूल है इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटी, रिसीवर के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना, इसे भी आप एक बार अंदर से रीड करेंगे। रूल 5, व्हेन कलेक्टर में बी अपॉइंटेड रिसीवर, कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा। तो यहां से आपसे दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे रूल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि किस रूल में बताया गया है कि कलेक्टर को भी रिसीवर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो आपको टिक करना होगा ऑर्डर 40 रूल 5। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑर्डर 40 रूल 5, ऑर्डर 50 रूल 5, ऑर्डर 30 रूल 5, ऑर्डर 20 रूल 5। तो आपको टिक करना ऑर्डर 40 रूल 5 बताता है कि कब कलेक्टर को रिसीवर के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। और अंदर कंडीशंस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशंस हैं। 3-4 कंडीशंस हैं जिसमें बताया गया है कि क्या क्या कंडीशन होंगी जब कलेक्टर को भी एज रिसीवर अपॉइंट किया जा सकेगा। सो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट बस 10 ऑर्डर्स हमारे बचे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीपीसी में टोटल 51 ऑर्डर्स ही हैं, 40 हमारे हो चुके हैं। 10 ऑर्डर्स की सीरीज हमने कंटिन्यू की है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से आपको और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इम्पॉर्टेंट रूल्स वगैरह मैं आपको बताती रहूंगी। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के नाम से, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ आईपीसी की सारी इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं बता चुकी हूँ, सीपीसी की सारी इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दी हैं, और अब ये हमारी ऑर्डर्स में जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उसकी सीरीज चल रही है। तो जैसे ही ये खत्म होगी तो फिर से कोई नया सब्जेक्ट उठाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम देखेंगे। आप मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। यदि किसी एक्ट की इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी। एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अब लक्ष्य लॉ अकेडमी ऑनलाइन पेड क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा है, और काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुकी हैं ये क्लासेस। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो 16 जनवरी से आईपीसी की स्टार्ट होने वाली है। तो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है आईपीसी की पेड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तो मुझे कमेंट करें, और जानकारी के लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9479983389। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट और नए इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ।